जबां पे लागा लागा रे नमक इश्क का, है तेरे इश्क का। बलम से मांगा मांगा रे, बलम से मांगा रे, बलम से मांगा मांगा रे, नमक इश्क का, है तेरे इश्क का, हाय रे। तो रेखा मैम पहले तो ना ये मैं नमक की थैली लाई हूँ, आप इस पर हाथ लगा दो। अब जो है ये बन गया है नमक इसका। अब जो भी लड़का मुझे पसंद आएगा ना, ये नमक डाल डाल के खाना खिलाऊंगी। क्या बात है, आप ही थोड़ा गुड आइडिया। जैसे कि मैंने शुरुआत करी कि रेखा माने लकीर, इस लकीर को खींचने की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी जिंदगी में? इस लकीर को खींचने की शुरुआत तो मम्मी पापा ने की होगी ना, उन्होंने पानी। उस टाइम में अगर लता जी का कोई गाना सुनती थी, घंटों ऐसे ही रोती रहती थी और कोई वजह नहीं होती थी। आपके फादर उर्दू लिखा करते थे? उर्दू में ही पढ़ाई की थी उन्होंने, उर्दू मीडियम में। ओके, और जो मदर थी वो हिंदी डिक्शन की तरफ ज्यादा थी, तो उसने कैसे आपको रूट किया? उसने तो मतलब आप देखिए, मेरा लफ्ज़ तो बहुत अच्छा तलफ़्फ़ुज़ है, मेरा डिक्शन बहुत ज़बरदस्त है और मुझे लगता है मैं मतलब ज़्यादातर कहती हूँ यंग सिंगर्स को और आर्टिस्ट को भी कि जब आपका डिक्शन करेक्ट होता है तो आपका मेरे हिसाब से 60% काम हो जाता है। घर में 4-5 आप लोग 5 भाई बहन भी थे? 5 बहनें और एक भाई। तो शोर शराबा तो बड़ा रहता होगा उन सबके बीच में। अगर आप इतनी कमाल की सिंगर बन गई हैं मैम, तो मतलब सब कुछ ना कुछ करते थे। एक बहन तबला बजाती थी, गाते सभी थे मोस्टली। कबीरा रिकॉर्ड करना था एंड समहाउ कुछ कंफ्यूजन हो गया कि मैं उन दिनों कश्मीर में 2-3 दिन रहने वाली थी, आके मेरी कुछ सर्जरी थी, बट मैंने किसी को बताया नहीं था। तो प्रीतम और अयान ने फिर कॉल करना शुरू किया। मैंने कहा मैं यहाँ 2 दिन हॉलीडे पे हूँ, तो यहाँ तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं, तो गा के भेजा। कबीरा की बात थी। फिर हम जा रहे थे अनंतनाग और वहाँ से ऐश मकाम एक दरगाह है, वहाँ जा रहे थे। उस दिन कुछ उर्स था। हाय एवरीवन, आई एम दिव्या, वाचिंग मी ऑन एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। आज का इंटरव्यू शुरू करने से पहले ना मेरा थोड़ा सा पर्सनल सा काम है, जो मेरे गेस्ट है उनसे पहले मैं वो निपटा लूँ। तो रेखा मैम पहले तो ना ये मैं नमक की थैली लाई हूँ, आप इस पर हाथ लगा दो। अब जो है ये बन गया है नमक इसका। अब जो भी लड़का मुझे पसंद आएगा ना, ये नमक डाल डाल के खाना खिलाऊंगी। क्या बात है, आप ही थोड़ा गुड आइडिया। बिल्कुल, आई विल शॉट। हाँ, ये सब ऑफ कैमरा हम डील कर लेंगे, और किसी को चाहिए ना तो थोड़ा एक पिंच लेके जा सकते हैं। ओके, सो अब इंट्रोड्यूस कराती हूँ मैं। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है आपको वैसे तो मैम। रेखा भारद्वाज कौन नहीं जानता है, सालों से हम जानते हैं, 80s से लेकर अब तक जानते हैं। हालांकि मनप्रीत हमारे साथ हैं। मनप्रीत बहुत प्यारी लग रही है, उनका नया गाना आया है कह दो ना, तो मनप्रीत कह दीजिए बस आज आप इस इंटरव्यू में जो भी कहना है, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेखा मैम, एज योर नेम रेखा माने लकीर, और जो लकीर आपने खींच दी है, आप खींचती आ रही हैं, अनएंडिंग है, अनमैच्ड है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, कह दो ना मैंने सुना तो एक सवाल आया मेरे दिमाग में कि आपको क्या इंट्रीग करता है गानों में उनकी सिलेक्शन के लिए कि हाँ ये मुझे करना है? इज द म्यूजिक और द लिरिक्स और व्हाट? आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सिर्फ लिरिक्स अच्छे होंगे या धुन अच्छी नहीं होगी तो भी नहीं मन करेगा। पर आई हैव कम अक्रॉस अ सॉन्ग रेयरली कि धुन अच्छी है तो लिरिक्स कम अच्छे हों, लिरिक्स अच्छे हों तो धुन कम अच्छी हो। ये रेयरली हुआ है। नॉर्मली मतलब लिरिक्स अच्छे होते हैं तो धुन अच्छी ही होती है। और इस गाने में वही बात थी। और इसका जो एक पॉजिटिविटी है और जो धुन की सहलता है, वो दोनों चीज़ों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। ओके, और कह दो ना में मतलब आपको जो सरलता है वो अट्रैक्ट हुई है। अच्छा मनप्रीत, आपको कैसा लग रहा है? धुन की सरलता और लिरिक्स की जो पॉजिटिविटी है। ओके, मुझे भी लगा, जो मैंने बहुत ध्यान से, मेरा ध्यान ज़्यादा लिरिक्स पे जाता है और लिरिक्स वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। आपने गाए हैं तो वो और ज़्यादा खूबसूरत बन गए हैं। मनप्रीत, कैसा लगा मैम की आवाज़ पे आपको एक्ट करना? मतलब 1 in a million चांस है। एब्सोल्युटली। मैंने जैसे ड्रीम टीम बोला था, वो तो आई थिंक आई वुड से कि मेरा कमबैक इससे अच्छा हो ही नहीं सकता कि रेखा मैम ने गाना गाया, उस पर मैं एक्ट कर रही हूँ। सो वो इमोशंस, मुझे लगता है कि जब गाना ऐसा होता है और गाने वाली अगर रेखा मैम हो तो वो इमोशंस अपने आप आते हैं। आपको एक्ट जब आप करते हो सो ऑटोमेटिकली यू कैन फील द पेन, यू कैन फील द वॉइस।
जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तब भी ऐसा हो रहा था, जब रेखा जी रिकॉर्ड कर रही थी एंड वी वर जस्ट क्वाइट एंड मुझे लगता है कि हम काफ़ी देर तक कुछ बोले ही नहीं उस टाइम पे कि ओके व्हाट जस्ट हैपेंड। इट वाज अमेजिंग। ओके मैम, जो एक हल्की सी इसकी जो हमिंग है मैं वो सुन सकती हूँ इस गाने की? हमिंग है इसमें? मतलब जो एक लय है गाने का। हाँ हाँ। कह दो ना कुछ तो बोलो ना, कह दो ना कुछ तो बोलो ना, इतना सा सफर, सॉरी इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, तुमने गलत कर दिया। ठीक इतना सा सफर, इतना गुस्सा, छोड़ो ना जाने भी दो ना। हिमांशु तो नहीं मारेगा पकड़ के। बहुत खूबसूरत। अच्छा मैम, जैसे कि मैंने शुरुआत करी कि रेखा माने लकीर, इस लकीर को खींचने की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी ज़िंदगी में? इस लकीर को भेजने की शुरुआत तो मम्मी पापा ने की होगी ना, उन्होंने खींची लकीर। फनी। मतलब आपको बचपन से यू स्टार्टेड सिंगिंग, व्हेन वाज द पॉइंट यू रियलाइज कि हाँ मुझे गाना है और कुछ तो है, कुछ कनेक्शन इज देयर? आई थिंक उस वक्त घर में महफिलें होती थी जिसमें गाते थे हम, और मतलब वो उस टाइम में अगर लता जी का कोई गाना सुनती थी घंटों ऐसे ही रोती रहती थी और कोई वजह नहीं होती थी। तो इनफैक्ट वो अभी पॉडकास्ट में पूछ रहे थे ना कि ओशो कम्यून क्यों गए, तो मैं ये बात मेरे उस वक्त दिमाग में नहीं आई कि कई बार बिना वजह के चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप पिछले जन्मों का बहुत कुछ लेकर आते हैं, तो वो क्या जर्नी आपकी लेकर आते हैं जो कंटिन्यू होती है इस लाइफ में। बिकॉज आई डू बिलीव इन लाइफ टाइम्स एंड डिफरेंट लाइफ्स आप जो लेके आए हैं वो सब परतें इतनी होती हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि वो बचपन में कुछ दोस्त पापा के बोल के जाते थे कि ये बड़ा नाम करेगी, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा है क्या गाने में जो नाम करेगी। उस टाइम नहीं समझ आती थी बात, लेकिन धीरे धीरे सभी तारीफ़ करते थे। और एक समझ ज़रूर थी कि अराउंड 8-10 इयर्स की एज तक ये समझ आ गई थी कि गाना याद बड़ी जल्दी हो जाता था जब कोई भी सिखाए कुछ करे। वो तो हम ऐसे भी देखते हैं, आपको अभी काफ़ी लिरिक्स याद रहते हैं पुराने ऐसे गानों याद के रहते भी। हैं, पर कोई उस वक्त में एक छोटे बच्चे को सिखाए तो उस वक्त और एक फीलिंग का समझ आ जाता था कि फीलिंग है। तो आई थिंक बाय 12 इयर्स आई न्यू कि मतलब गाना सीरियसली करना है। और 12th में मैंने जब खुद हारमोनियम बजाना सीखा, पहली गज़ल खुद कंपोज की, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं करियर भी म्यूज़िक में ही बनाऊंगी। ओके अच्छा, अगर मैं आपके घर की बात करूं, आपके मदर और फादर की, आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो। आपके फादर उर्दू लिखा करते थे? उर्दू में ही पढ़ाई की थी उन्होंने, उर्दू मीडियम में। ओके, और जो मदर थी वो हिंदी डिक्शन की तरफ ज़्यादा थी, तो उसने कैसे आपको रूट किया? उसने तो मतलब आप देखिए मेरा लफ्ज़ तो बहुत अच्छा तलफ़्फ़ुज़ है, मेरा डिक्शन बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे लगता है मैं मतलब ज़्यादातर कहती हूँ यंग सिंगर्स को और आर्टिस्ट्स को भी कि जब आपका डिक्शन करेक्ट होता है तो आपका मेरे हिसाब से 60% काम हो जाता है एज सिंगर। 40% में आप धुन को समझ के और लिरिक्स के जो मायने समझकर आप गा सकते हैं। और आप जब डिक्शन अच्छा होता है तो वो तब होता है जब आपको फिर वो शब्द भी समझ आता है, वो समझ आएगा, उसके मायने उतरेंगे, आपके गाने में ज़्यादा असर आएगा। तो ये हर एक को ध्यान रखना चाहिए। तो मम्मी क्योंकि हिंदी लिटरेचर पढ़ती थी, क्योंकि जो मेरी बड़ी दीदी हैं वो उनसे मैंने सबसे पहले गाना सीखना शुरू किया, और वो हिंदी में एमए किया लिटरेचर में। तो वो उस टाइम आईपी कॉलेज इंद्रप्रस्थ कॉलेज में थी, तो वो लाइब्रेरी से बुक्स लाती थी। तो मेरी मम्मी वो सारे नॉवेल्स पढ़ती थी, और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती थी शौक में। तो घर में जब महफिल होती थी तो मेरी मम्मी CH आत्मा, सुरेंद्र नाथ, मैंने ये सब सिंगर्स के गाने उनकी वजह से सुने।
अच्छा। तो और घर में रेडियो का बहुत कल्चर था, रेडियो बहुत सुनते थे। घर में 4-5 आप लोग, 5 भाई बहन भी थे? 5 बहनें और 1 तो भाई। शोर शराबा तो बड़ा रहता होगा उन सबके बीच में। अगर आप इतनी कमाल की सिंगर बन गई हैं मैम, तो मतलब सब कुछ ना कुछ करते थे। एक बहन तबला बजाती थी, गाते सभी थे मोस्टली। तो शौक में कुछ ने परस्यू कर लिया, कुछ ने नहीं किया। ओके। अच्छा, अगर मैं एक किस्सा आपसे जानना चाहूँ तो कोई भी ऐसा गाना है जो आपको सबसे ज़्यादा मेमोरी में रह गया हो, कि मतलब उसके रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ ऐसा किस्सा हुआ हो या कुछ हुआ हो? बहुत, हर गाने के पीछे एक ना एक कहानी ज़रूर होती है। कुछ एक अगर आप शेयर करना और चाहें। कुछ कहानियाँ तो मैंने शेयर भी की हैं, पर जैसे कबीरा की है कि कबीरा रिकॉर्ड करना था एंड समहाउ कुछ कंफ्यूजन हो गया कि मैं उन दिनों कश्मीर में 2-3 दिन रहने वाली थी। आके मेरी कुछ सर्जरी थी, बट मैंने किसी को बताया नहीं था। तो प्रीतम और अयान ने फिर कॉल करना शुरू किया। मैंने कहा मैं यहाँ 2 दिन हॉलीडे पे हूँ, तो यहाँ तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं, तो गा के भेजा। कबीरा की बात थी। फिर हम जा रहे थे अनंतनाग और वहाँ से ऐश मकाम एक दरगाह है, वहाँ जा रहे थे। उस दिन कुछ उर्स था और फिर प्रीतम का आया, विशाल को अयान ने कहा कि हमने ना स्टूडियो बुक कर दिया है, तो आप पहुँच जाइए, ऐसे ऐसे ख़ावर हैं, वो आपको ले जाएंगे, आप रिकॉर्ड करना। तो कोई और चारा ही नहीं था। विशाल ने कहा अभी भी निकलेंगे तो हम 10 बजे तक पहुँचेंगे। तो खैर पहुँचे श्रीनगर में। पहुँच करके 10:45 को जाके खीर खा के गई थी, मुझे सिर्फ इतना याद है, वही जल्दी में खाया जा सकता था। खीर खाई, गए स्टूडियो में, रिकॉर्ड किया। स्काइप के थ्रू प्रीतम ने कनेक्ट किया मुझसे और रिकॉर्डिंग करके उन्हें फिर बार बार भेजते भी थे ऑडियो की क्लैरिटी के लिए। कुछ 12:30-1 बज गए और फिर मैं वो ख़ावर जो लेने आए थे, वो मुझे बहुत ही सुंदर, वो डल लेक के आसपास पूरा गुपकार रोड का ड्राइव करा के वो ताज होटल में लेके आए। तो बहुत वो मेमोरेबल था एक्सपीरियंस मेरा। और उससे ज़्यादा जो मेमोरेबल बात थी, क्योंकि मैं ऐश मकाम तक पहुंची थी पर दरगाह में नहीं जा सकी, तो वो सीढ़ी को छू के सलाम कह आई थी। और फिर कुछ ऐसा लगा कि इस गाने का जो मैजिक है, जो इसका जहाँ ये पहुंचा, मतलब हम तो गा देते हैं, ये सोच के नहीं होता, मतलब एज अ सिंगर, स्पेशली व्हेन इट्स फॉर सम अदर कंपोजर, बिकॉज अपने घर का गाना है तब तो आप स्टूडियो चले भी जाओ, सुन लो, आप रिएक्ट भी कर दो, बट बाहर गाना गा के आ जाते हैं, देन जब तक वो रिलीज़ नहीं होता तो पता नहीं होता। तो कुछ पता नहीं था मुझे। फिर जैसे जैसे आने लगे मैसेजेस, फ़ोन आने लगे, सब कहें हमारे बच्चे अंग्रेज़ी गाना सुनते हैं पर कबीरा फेवरेट है, तो लगा कि आपको पता नहीं कहाँ से कौन सी ब्लेसिंग, कहाँ से वो मेहर आ जाती है। सबकी तो है ऑब्वियसली, उनके दिमाग में होगा, कुछ होगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत मिस्टिसिज्म की जगह है और ऐश मकाम सलाम कह दिया, तो पता नहीं क्या दुआ लगी उस दिन। अच्छा मैम, आखिरी सवाल मेरा कि जब किसी की आवाज़ या किसी की एक्टिंग के लिए जब कोई आदमी बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो टैलेंट है उसके अंदर, वो एक तो गॉड गिफ्ट है ही है, कि वो एनरूटेड है, पैदाइश ही है। आपकी ज़िंदगी में एक गॉड गिफ्ट वॉइस के अलावा ऐसा कौन शख्स आपको मिला है ज़िंदगी में जो आपको लगा हो कि हाँ, इसने जो है बहुत कुछ इनपुट दिया है मेरी लाइफ में, मेरे करियर में? मेरी ज़िंदगी में बहुत लोग हैं। मैं कभी, मेरे ख़्याल से किताब में उनके बारे में ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी। जहाँ मैंने म्यूज़िक सीखा वो तो डेफ़िनेटली गंधर्व महाविद्यालय में सीखा। मधुप मुद्गल, जिन्हें हम भैया बुलाते हैं, भाई जी विनय चंद्र मुद्गल, ठकार बसंत ठकार माँ सीनियर गुरु थे, उनसे सीखा। उसके बाद पंडित अमरनाथ जी से सीखा, सबसे पहले अपनी दीदी से सीखा। लेकिन उसके अलावा जो आपके गाने में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली, लेकिन मेरी एक स्पिरिचुअल मेंटर गुरु बहन है निशा महाजन। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है मेरे होलिस्टिक पूरे एक ग्रोथ में। उसके बाद रेडियो पे मैं बाल कार्यक्रम करती थी, फर्स्ट एज अ सिंगर, फिर एज एंकर एंड देन इंडिपेंडेंट एंकर की तरह मैंने टिल आई गॉट मैरिड 91 तक वो प्रोग्राम किया AIR में। BR नागर, बालक राम नागर उसके प्रोड्यूसर थे। और 21 तक टिल ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93 मेरा रिश्ता कायम रहा उनसे। और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया कि प्रोग्राम के बाद वो बैठते थे
नाश्ता करते थे हम, उसके बाद बैठाते थे, हारमोनियम पकड़ो, गज़ल गाओ, तलफ़ुज़ आ वाला लफ्ज़ कैसे खोलना है और उसको कैसे, कहाँ गोलाई कहाँ कुछ, वो अपना वो मुझे बहुत तैयार कराते थे। और उसके बाद मुंबई आने के बाद जो मैं रियाज़ करती रही हूँ, तो मेरे साथ तबला बजाना और साथ साथ पूरे टाइम जगाते रहना कि ये आपका साथी है सच्चा, इस पे मेहनत करनी है, ये हमाली करनी पड़ेगी। उनके लफ्ज़ हैं, कल्याण सिंह जो तबला बजाते हैं, वो मुझे लगता है उन्होंने मेरे म्यूज़िक में इतना कंट्रीब्यूट किया वो रियाज़ की वजह से, कि जब मैं रुक भी जाती थी और थक जाती थी कई बार कि नहीं करना, अभी नहीं हो सकता, मैं अभी नहीं कर सकती, मैं बहुत थक के आई हूँ, तो बोलते 5 मिनट करो, 5 मिनट कब 1.5 घंटा हो जाता था। तो ये साथ जो होते हैं, और ऑब्वियसली विशाल ने जो मेरा साथ दिया है, जो हमेशा मुझे एनकरेज किया है या हमेशा हिम्मत दी है। गुलजार साहब ने कहा, जब गुलजार साहब आते थे तो अगर इस तरफ कंसोल रूम में काम चल रहा है और वो पूछते थे कि कहाँ है बच्चू, तो पता लगा कि वो सिंगर बूथ में रियाज़ कर रही है, तो फिर वो आते थे और थोड़ी देर सुनते थे, फिर बोलते थे कि आपका जो पहचान है, क्योंकि आपकी रूट्स क्लासिकल म्यूज़िक में है, मार्क माय वर्ड्स इसी से बनेंगी। एंड जब नमक इश्क आया, एंड ही सेड कि शी इज़ कम इनटू द ऑर्बिट नाउ, मैंने कहा था आपकी पहचान क्लासिकल से बनेगी, वो गायकी से हुई। तो दाना लोग जो होते हैं ना, उन्हें बड़ी दूर की बात दिखती है जो हम नहीं देख सकते। जैसे कि यूनिवर्स है, डिवाइन गॉड, उसका जो प्लान है वो हमें कैसे पता होगा, तो वो किस तरह काम करता है, वहाँ सरेंडर ही काम आता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, और वो तो हम देख ही रहे हैं। खैर मनप्रीत, बहुत बहुत गुड लक कह दो ना के लिए, एंड वी होप कि और ज़्यादा गाने हम सुने जिसमें आप हमें नजर आए, और कम बैक हो ही गया है तो बहुत अच्छे से हो जाए। जी। और मैम, जाते जाते अगर शुरुआत नमक से हुई थी तो एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर एंड भी नमक से हो जाए तो उनके लिए जिनके लिए नमक को हाथ लगवाया है। जब आप लगा रे नमक इश्क का है, तेरे इश्क का बलम से मांगा रे, बलम से मांगा रे, बलम से मांगा रे, नमक इश्क का है, तेरे इश्क का है रे। वाह, बहुत खूबसूरत। चलिए, अब इस नमक को डाल के जब भी खाना बनाऊंगी तो ये वाले वीडियो भी जरूर प्ले कर करूंगी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। मनप्रीत, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।